नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे 3 ऐसे मुद्दों की जिन्होंने न सिर्फ देश को झकझोर के रख दिया है बल्कि सत्ता, समाज और सिस्टम तीनों को कटघरे में खड़ा किया है। पहली खबर एक ऐसे शातिर बाबा की जो धार्मिक आस्था की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चला रहा था। दूसरी खबर उस मंत्री की जो जनता की बिजली की समस्या का जवाब जय श्री राम से देता है। और तीसरी खबर एक ऐसे बयान की जिसने प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य को लेकर देश में हलचल मचा दी है। और अंत में एक ऐसी बेटी की कहानी जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी लेकिन अपनों ने ही बंदूक के सहारे उसके अरमानों को हमेशा के लिए सुला दिया। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सावन के पहले दिन सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना। इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की पिता ने की हत्या, सिर में मारी 3 गोलियां। भुवनेश्वर में राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी पर हमला, कहा अब बिहार में चुनाव चोरी करने की हो रही है कोशिश। हमने पाकिस्तान में घुसकर 9 ठिकानों को उड़ाया, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एनएसए अजीत डोभाल। बड़ौदा पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 19, 2 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुल से नीचे गिरा ट्रक, लगी भयानक आग, लाखों का सामान खाक। महाराष्ट्र के 3,367 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए, बोले सीएम फडणवीस। खाटू श्याम में श्रद्धालुओं से भिड़े दुकानदार, दोनों पक्षों में चली लाठियां, 4 गिरफ्तार। एक झटके में चांदी उछली, सोने के भाव भी 1 लाख के पार, 1,03,97 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में गिरावट का रुख जारी, सेंसेक्स 679 अंक टूटा, निफ्टी 25,200 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश में इन दिनों छंगूर बाबा का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। इसका असली नाम जलालुद्दीन बताया गया है। आरोप लगा है कि छंगूर बाबा लड़कियों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। आरोप तो ये भी लगा है कि उसने इस्लामिक मुल्कों से काफ़ी फंडिंग भी मिल रही थी। उसने कई लड़कियों को अपने झांसे में फंसाया था। लेकिन अब बाबा पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जी हां, बाबा के अवैध निर्माण पर प्रशासन के एक के बाद एक बुलडोजर चल रहे हैं। आपको बताते चलें कि हर बीते दिन के साथ इस विवाद में नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। आखिर ये छांगुर बाबा है कौन और इसे धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा जाल कैसे बिछाया, आइए आपको आज विस्तार से बताते हैं। धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर उर्फ जलालुद्दीन इस समय काफ़ी चर्चा में हैं। पकी हुई दाढ़ी, फकीरों जैसा पहनावा और आंखों पर मोटा चश्मा और लड़खड़ाती हुई चाल, उसकी 78 साल की उम्र पर मत जाइए क्योंकि आरोप संगीन हैं कि ये जैसा दिख रहा है असल में वैसा है नहीं। ये हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर उन्हें मुसलमान बनाने के बड़े मजहबी रैकेट का मास्टरमाइंड है। आपको बता दें कि छांगुर बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला में हुआ था। उसका बचपन रहरा माफी गांव में बीता। आगे चलकर उसने इसी गांव में अपने सभी काम शुरू किए। छांगुर बाबा को लेकर कहा जाता है कि उसका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता था। कई सालों तक उसने भीख मांगकर अपना पेट भरा था। बाद में कुछ समय के लिए छांगुर ने साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम शुरू किया। छांगुर के परिवार को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। छांगुर बाबा का पर आरोप है कि उसने कई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। अपनी एक कोठी में ही वो इस रैकेट को अंजाम दे रहा था। छांगुर को लेकर कहा जा रहा है कि वो जाति देखकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता था। अलग अलग जातियों के लिए उसने अलग अलग रेट कार्ड फिक्स कर रखे थे। उसने अपने घर पर कलावा धार्मिक किताबें भी रखी थीं। वहीं नेपाली बॉर्डर से सटे बलरामपुर में ही छांगुर बाबा ने अपनी एक बड़ी कोठी भी बना रखी थी। आरोप है कि उसी कोठी से वो इस रैकेट को लंबे समय से चला रहा था। छांगुर की कोठी को लेकर कई बातें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि उसकी कोठी में सारा सामान विदेश से मंगवाया जाता था।
सुरक्षा के लिए दीवारों को ऊंचा रखा गया था। दीवारों के ऊपर बिजली वाली कटीली तारें लगा दी गई थीं। ऐसा आरोप लगा है कि छांगुर बाबा ने इतनी बड़ी कोठी अवैध जमीन पर बना रखी थी। ऐसे में प्रशासन ने उसे बुलडोजर से गिरा दिया है। जांच में सामने आया है कि कई इस्लामिक मुल्कों से छांगुर को बड़ी फंडिंग मिल रही थी। यहां भी 200 करोड़ की फंडिंग की पुष्टि हो चुकी है माना जा रहा है, और 300 करोड़ की फंडिंग को ट्रैक करना बाकी है। उसने कई बैंक खाते भी खुलवा रखे थे। इतना ही नहीं, छांगुर ने हिंदू लड़कियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, SC ST के हिसाब से टारगेट सेट करके धर्मांतरण के रेट लिस्ट बनाई थी। छांगुर के नेटवर्क ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए रेट फिक्स किया था। वहीं पिछड़ी जाति यानी ओबीसी की वर्ग की हिंदू लड़कियों को कोई इस्लाम में कन्वर्ट करता था तो उसके लिए 10 से 12 लाख रुपए का रेट फिक्स किया गया था। सूत्रों के मुताबिक छांगुर धर्मांतरण गैंग ने 3 से 4 हजार हिंदुओं की लिस्ट बना रखी थी जो सॉफ्ट टारगेट थी। दावा किया जा रहा है कि 40 हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा चुका था। आपको बता दें, छांगुर ने कुछ वर्षों में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। ये पैसा धोखाधड़ी और धर्मांतरण के एवज में कमाया गया था। इन पैसों से घर, दुकानें, स्कूल और कई धार्मिक संस्थाएं बनवाई गई हैं। फिलहाल ATS ने बीते दिनों छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 1 सप्ताह की हिरासत में लिया है। इस मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छांगुर बाबा और नसरीन को पिछले शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2 अन्य सह आरोपियों को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। छांगुर बाबा ने रोज घंटों की पूछताछ हो रही है। कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। माना जा रहा है कि उसे आगे भी कस्टडी में रखा जा सकता है। ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर शिकंजा कर सकती है। खैर, इसी के साथ खबर अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। सोचिए, अगर आप किसी नेता मंत्री से अपनी समस्या की शिकायत करें और उससे मदद मांगें और जवाब में वो आपको बोले जय श्री राम, जय बजरंगबली, तो आपको सुनकर भी थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन हैरान मत होइए, ऐसा ही कुछ बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुआ। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में भीषण बिजली कटौती से आम जनता बेहद परेशान है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। इसी बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हलचल मचा रहा है, जिसमें जनता की समस्या, बिजली की शिकायत पर वो जवाब देने की बजाय जय श्री राम, जय बजरंगबली का जयकारा लगाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना होते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर जनता का गुस्सा भी चरम पर है। आगे हम आपको कुछ और बताएं, उससे पहले आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है बाबू। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। SDO बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी एक बिजथुआ से चढ़ा के लगा रहे हैं भगवान की तो देखा आपने, इस वीडियो को देखने के बाद प्रदेश की जनता अब योगी सरकार को घेर रही है। हालांकि सवाल ये नहीं कि मंत्री जी ने जनता से बचने के लिए धर्म का सहारा लिया। असली सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की इस दुर्गति का असली कारण क्या है। योगी सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, तो फिर क्यों लोग बिजली की मार झेल रहे हैं। गौरतलब है कि अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी IAS अफसर रहे हैं। उन्हें विधान परिषद में भेजकर सीधे एक पावरफुल मिनिस्ट्री दी गई। हालांकि उनको मंत्री बनाने के पहले ये भी बातें उठी थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब अरविंद शर्मा बिजली आपूर्ति को लेकर निशाने पर आए। मार्च 2025 में उनके गृह जनपद मऊ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बिजली कटौती हुई, जिसके कारण उन्हें अंधेरे में भाषण देना पड़ा।
यहाँ तक कि अपनी चप्पल ढूंढने के लिए उन्हें मोबाइल फ्लैश लाइट का उपयोग करना पड़ा। इस घटना के बाद 4 बिजली विभाग के अधिकारियों को निलंबित किया गया। ये घटना न केवल बिजली आपूर्ति की समस्याओं को उजागर करती है, बल्कि इससे ये भी जाहिर होता है कि या तो अरविंद शर्मा जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते या मंत्री जी की अधिकारी नहीं सुनते। अरविंद शर्मा के नेतृत्व में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे 24 घंटे कमांड और कंट्रोल रूम की स्थापना, टोल फ्री नंबर 1912 की शुरुआत, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, सपा शासन की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा बिजली। तो फिर कहां कमी हो रही है? इतनी सुविधा और कार्रवाई के बावजूद भी क्यों जनता को समुचित बिजली नहीं मिल पा रही है? कौन इसका जिम्मेदार है? आपको बता दें, अरविंद शर्मा ने खुद 2022 में स्वीकार किया था प्रदेश में बिजली की लाइनें जर्जर हैं, खंभे गिर रहे थे और ट्रांसफार्मर ओवरलोड थे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने RDSS के तहत 44,000 करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया था। लेकिन इसके क्रियान्वयन की रफ्तार इतनी धीमी है कि जनता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिजली चोरी की खबरें उत्तर प्रदेश में आम बात है। अगर योगी सरकार और अखिलेश यादव की सरकारों की तुलना करें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर बिजली कनेक्शन की बात करें तो 2022 से 2017 के बीच औसतन 9.55 लाख घरों को प्रति वर्ष बिजली कनेक्शन दिए गए, जो योगी सरकार के 35.2 लाख प्रति वर्ष की तुलना में बहुत कम है। अखिलेश यादव के समय ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 12 घंटे 25 मिनट बिजली की पूर्ति होती थी, जो योगी सरकार के 17 घंटा 43 मिनट पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के शासन तुलना में बिजली चोरी भी कम हुई है। पहले ये 40% के आसपास थी, जो योगी सरकार में 24% कम हुई है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की जनता को जय श्री राम या जय बजरंगबली नहीं, 24 घंटे बिजली की जरूरत है। तमाम योजनाएं, घोषणाएं और आंकड़ों के बावजूद अगर लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गंभीर खामियां हैं, चाहे वह लापरवाह अफसरशाही हो या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा को यह समझना होगा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से जवाबदेही की उम्मीद की जाती है, ना कि नारों और जयकारों की। अगर जनता को सस्ती और नियमित बिजली नहीं मिली तो आंकड़ों और रिपोर्टों से ज़्यादा गूंज वो वीडियो करेगा जिसमें समस्याओं पर जवाब की जगह नारा मिलता है। कुल मिलाकर वक्त अब भाषणों का नहीं बल्कि जमीन पर काम दिखाने का है, जिसके लिए जनता ने उन्हें वोट देती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पार्टी ने एक अघोषित परंपरा विकसित की है। वो परंपरा है कि 75 साल हो जाने पर उनके नेता रिटायरमेंट ले लेते हैं। पार्टी के कई पूर्व सांसदों, राज्यपालों को इसी वजह से ना तो टिकट मिला और ना ही उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने आज नागपुर में इसी विचार के तहत एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे PM मोदी के रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है और पूरे देश में खलबली मची हुई है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल का मतलब उम्र हो गई है। उनके इस बयान ने खास बात यह है कि इसी साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 वर्ष होने वाले हैं, जिसके चलते उनके इस बयान को PM मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष का भी यही कहना है कि मोहन भागवत का ये बयान मोदी के लिए एक संदेश है। पहले आप भी मोहन भागवत का ये वीडियो देखिए। त्यांचे शब्दांवर म्हणून उच्चार करतो, मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची। आणि असा विनोदाचा सुरा चालून
तो चिकटणारा घोरून सगळा सोडून बाहेर टाकायचं. वहीं मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी को लौटते ही सर संचालक के द्वारा याद दिला दिया गया है कि 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सर संचालक से भी कह सकते हैं कि वे भी 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे. एक तीर और दो निशाने. आपको बता दें, ये पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी के संन्यास पर बहस छिड़ी हो. इससे पहले भी मोदी के रिटायरमेंट को लेकर अफवाहें उड़ चुकी हैं और विपक्ष भी उसकी मांग कर चुका है. लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर खूब बयानबाजी हुई. मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे. वहीं ऐसे समय में मोहन भागवत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये राजनीतिक जिज्ञासा का विषय बन गया है, क्योंकि मोहन भागवत का ये माने एक साधारण टिप्पणी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के भविष्य पर बहस की चिंगारी बन गया है. ऐसे में ये सवाल अब तेज हो गया कि क्या 2025 में मोदी खुद पार्टी की परंपरा का पालन करेंगे या उनके लिए कोई नया अपवाद गढ़ा जाएगा. फिलहाल सबकी निगाहें नागपुर और दिल्ली के संकेतों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बयान ने सत्ता के गलियारों में एक नई हलचल पैदा कर दी है. खैर, जाते जाते आपको एक अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं. सोचिए, एक बेटी जो अपने दम पर कुछ बनना चाहती थी, जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी, उसने कहा था कि पापा मेरे दिमाग में बहुत कंटेंट है, मैं पैसे कमा लूंगी. लेकिन अफसोस, उसी बेटी के सपनों को उसी के पिता ने 3 गोलियों से हमेशा के लिए खत्म कर दिया. जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की राधिका यादव की. 25 साल की एक टैलेंट टेनिस खिलाड़ी जो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी, अपनी टेनिस एकेडमी से आत्मनिर्भर होना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये मंजूर नहीं था और आखिरकार वही पिता उसकी मौत का कारण बन गया. दरअसल आरोपी पिता बेटी की टेनिस एकेडमी और उसके सोशल मीडिया कैरियर से नाराज था. राधिका गुरुग्राम के जिस गांव की रहने वाली थी, उसी गांव से एल्विस जैसे मशहूर सोशल मीडिया निकले हुए लोग हैं. राधिका भी उसी की तरह कुछ बनना चाहती थी, सोशल मीडिया पर कुछ नया कंटेंट क्रिएट करना चाहती थी. वह टेनिस की खिलाड़ी थी और इसी खेल को आधार बनाकर उसने अपनी सोशल मीडिया अर्निंग शुरू की थी. उसके वीडियोज, रील्स और फिटनेस कंटेंट को लेकर काफ़ी तैयारियां की थीं. राधिका जब भी रील बनाती थी अपनी मां को साथ लेकर जाती थी. उसने परिवार को पहले ही भरोसा दिला दिया था कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे घर की बदनामी हो. लेकिन उसके पिता दीपक यादव को सोशल मीडिया की ओर झुकाव रास नहीं आ रहा था. वे चाहते थे कि राधिका टेनिस एकेडमी बंद कर दे, मगर राधिका आत्मनिर्भर बनना चाहती थी. लेकिन पिता को ये सब मंजूर नहीं था और उसने अपने लाइसेंसी हथियार से 3 गोलियां अपनी बेटी के दिमाग में दाग दी, या यूं कहें सिर में दाग दी, जिससे राधिका की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की सभी एंगल से जांच कर रही है. लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी बेटियों के सपनों से बड़ा परिवार का अहम होता है? क्या आत्मनिर्भरता की चाहत एक अपराध है? और क्या एक पिता की सोच इतनी कठोर हो सकती है कि वह अपनी ही बेटी की जान ले ले? इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही. ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो न सिर्फ खबरों की दुनिया में हलचल मचा रही हैं, बल्कि समाज और सत्ता दोनों से सवाल भी कर रही हैं. कभी धर्म के नाम पर मासूम लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है, कहीं जनता की पीड़ा पर जिम्मेदार नेता जवाब देने की बजाय नारों का सहारा ले रहे हैं, तो कभी एक बेटी के सपनों को उसी का पिता कुचल देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी. लेकिन इन सभी सवालों में एक बात कॉमन है और वो है सवालों से भागने की कोशिश. लेकिन सवाल वही रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिलते, और हम खबरें अब तक में आपको हर ऐसे सवालों से रूबरू कराते रहेंगे जो जरूरी हैं. फिलहाल आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए ज़रूरी हैं. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त.
फिर मुलाकात होगी कल फिर आपसे इसी समय और इसी कार्यक्रम में खबरें अब तक में। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।